नमस्ते। अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक भारत का या प्राचीन भारत का परिचय राम शरण शर्मा यानी RS शर्मा की पुस्तक से। ठीक है, तो इसमें हम शीघ्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं और हमें जो आज का अध्याय समझना है वो अध्याय संख्या 4 है, वो है भौगोलिक ढांचा। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव हुआ। 4 करोड़ वर्ष पहले प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहद महादेश का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय भारत जो था वो प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहद महादेश का हिस्सा था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना लैंड कहते हैं। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी बृहद महादेश लॉरेंशिया के साथ मिला था। प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ में मतलब एक बृहद महादेश का हिस्सा था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना लैंड कहते थे। इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अंटार्कटिका भारत का हिस्सा, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा आता था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना लैंड कहते हैं। पहले जो गोंडवाना लैंड होता था वो उत्तरी बृहद महादेश लॉरेंशिया के साथ मिला था। मतलब उत्तर में एक हिस्सा होता था लॉरेंशिया के साथ मिला था गोंडवाना लैंड। उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर में स्थित एशिया के भाग शामिल थे। बाद में गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया पृथक इकाइयाँ बन गई। विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गोंडवाना लैंड से विभिन्न भाग टूटने लगे, जिससे प्रायद्वीपीय भारत सहित कई पृथक भौगोलिक इकाइयाँ बन निकली। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और 4 करोड़ वर्ष पूर्व जो है भारत एक पृथक इकाई बना। आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी। अंतिम चरण है वो है प्लाइस्टोसीन काल में विकसित हुआ। यह 20 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व फैला था। 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व में फैला था। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे प्लाइस्टोसीन काल में यहाँ कछारी मिट्टी का जमाव हो गया। भारतीय उपमहादेश उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रूस के बिना यूरोप महादेश है। मतलब भारतीय उपमहादेश उतना ही बड़ा है जितना रूस के बिना यूरोप बड़ा है। ठीक, इसलिए इसका कुल क्षेत्रफल 42 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो 42 लाख 2,500 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल 42 लाख 2,500 वर्ग किलोमीटर फैला है। यह उपमहादेश 5 देशों में बंटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक, अब तो 140 हो गए। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी राजधानी इसकी दिल्ली है। 28 राज्य और अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है।
दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण और पश्चिम के बीच से जो मानसून आता है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। जैसे अरब सागर है, इस अरब सागर की ओर से आने वाला मानसून, ये जो है जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न भाग में पानी बरसता है, विभिन्न मात्रा में अलग अलग पानी। ठीक है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर थी, जिससे हम उत्तर भारत में आज खरीफ फसल कहते हैं, और प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है जहाँ उस समय गेहूँ, जौ आदि प्रमुख फसलें होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार होकर पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से, विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून अक्टूबर में आता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर थी, सिंचाई नहीं करनी पड़ती थी। आज जैसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। यानी उत्तरी भारत जो है आज का, उस उत्तरी भारत की जो खरीफ फसलें हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे खरीफ की फसलों में जो बाजरा वगैरह होती हैं, ये इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित हैं। पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि पश्चिम से आने वाले विक्षोभ जो हैं, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है। उत्तरी भारत में जाड़े की वर्षा, जो सर्दियों में होने वाली वर्षा, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिम से आने वाली हवाओं से होती हैं, जहाँ उस समय गेहूँ, जौ आदि प्रमुख फसलें होती हैं। ठीक है। तो जाड़े में गेहूँ, जौ आदि प्रमुख फसलें होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग जो हैं, इस पूरे भारत के प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग जो हैं, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होती हैं। उत्तर और पूर्व, इनके बीच से आने वाली मानसून जो है उत्तर पूर्वी मानसून, उस मानसून से होती हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर वर्षा जो है वहाँ से होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, व्यापारी लोग जो हैं, ईसा की पहली सदी के आसपास लोगों को जब पता लग गया मानसून का, तो व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे, उत्तर और पश्चिम का जो मानसून आता है, उत्तर पश्चिम के मध्य से आने वाले मानसून के सहारे जो है इन्होंने, ये जैसे अफ़गानिस्तान का रास्ता, पाकिस्तान का रास्ता जो है, तो ये उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार होकर के पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागर क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया आना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप भारत पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमें देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं, वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू होती थी जब औद्योगिक युग
नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर, उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान श्रृंखला है वो दक्षिण के हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी हैं और खैबर बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय, इनकी कड़ी हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम सुलेमान श्रृंखला उसको खैबर बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती हैं। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हैं। तो दक्षिण में जो सुलेमान पर्वत श्रृंखला है वह बलूचिस्तान में किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं, सुलेमान किरथार। ठीक है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। यानी कि किरथार और सुलेमान पर्वत श्रृंखला के बीच में है बोलन दर्रा। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से आवागमन होता आया है। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत में आए और यहाँ से वहाँ गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और ऑक्सस के बीच पार कर लोग आते थे। ये दर्रे जो हैं एक और भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच की व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध की स्थापना में बड़े सहायक हुए हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हैं। इससे उसने अपने अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली। लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता है। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है, अतः यहाँ के शासक यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में, अब यहाँ पर देखो कई दर्रों के द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है। यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में जो है नीचे के मैदानों में उतर जाना पड़ता था। गर्मियों के मैदानों में भेड़ चराने वाले यहाँ चल जाते थे। इस तरह मैदानों और घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है और गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले थे। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई और दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही हैं। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियाँ कम चौड़ी होती हैं, अतः उन्हें पार करना कठिन न था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुए। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। ऐतिहासिक भारत का वक्षस्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती हैं। नदियों के ये क्षेत्र हैं सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी। ज्यों-ज्यों हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं त्यों-त्यों हम पाते हैं कि वार्षिक वृष्टिमान क्रमशः पश्चिम से 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ज्यों-ज्यों हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश के पेड़ पौधों को और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधों को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। मतलब इनको जो ये पत्थर और तांबे के औजारों से काट करके ज़मीन को जो है कृषि योग्य बनाना संभव था, परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था।
घने जंगलों और साथ ही साथ कठोर भूमि वाले प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से संभव था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद में विकसित हुए। अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले प्रदेशों में ही किया गया और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूर्व की ओर होता गया। सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संभरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिम मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य तथा निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य प्रदेश के दक्षिण के लोगों का मुख्य भोजन बन गया था। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और सिंधु घाटी का विकास। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ और विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। ठीक, उद्भव कहाँ हुआ और विकास कहाँ हुआ? वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रहीं। इनमें ये शक्तियां गंगा, यमुना, दुआब के लिए विशेष लोलुप रहीं। इसके लिए संघर्ष होते रहे। नदियां वाणिज्य और संचार की मानो धमनियाँ थी। वाणिज्य और संचार की धमनियाँ थी। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन न था, मतलब प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमी और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंच सकते थे। संचार साधन के रूप में नदियों की भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थीं, किंतु नदियों का भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदान के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई थीं। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियाँ नदी तट पर बसी थीं। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती हैं अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में। लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर स्थापित होते थे। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया। यह काम पर्वतों ने भी किया। उदाहरणार्थ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्री तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी सीमा गोदावरी थी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। ठीक, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदान को ईसवी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला। ईसवी सन के आरंभ काल के अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला। ठीक है, इन दोनों नदियों को, कृष्णा और गोदावरी को। जैसे मैंने यहाँ बताया गया जो कलिंग प्रदेश था, जैसा कि यहाँ बताया गया कि प्रायद्वीप भारत के जो पूर्वी भाग है, उड़ीसा का इलाका जहाँ है, उस पूर्वी भाग के आज के उड़ीसा का जो समुद्र तटवर्ती प्रदेश है वो कलिंग देश कहलाता था। समुद्र तटवर्ती, समुद्र से लगा हुआ। उत्तरी सीमा जो थी महानदी थी, दक्षिणी सीमा जो है गोदावरी थी। ठीक, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और कृष्णा थी। आंध्र प्रदेश के उत्तर में तो गोदावरी पड़ती हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी पड़ती हैं क्योंकि जो गोदावरी है वो कलिंग के दक्षिण में पड़ती थी, मतलब उड़ीसा के जो आज का वर्तमान इलाका है वहाँ उसके दक्षिण में गोदावरी पड़ती हैं और उत्तर में ये चली जाती है गोदावरी आंध्र प्रदेश के, और वापस आंध्र प्रदेश के दक्षिण में कृष्णा पड़ जाती हैं। इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदान को ईसवी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व था।
तब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा, और कावेरी घाटी दक्षिण में वेगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई हैं। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ के थोड़ा पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। ईसवी सन के आरंभ के थोड़ा सा पहले यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासन काल में ईसा की चौथी छठी शताब्दियों में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही हैं, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं हैं। पूर्व की और बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनमें अनेक रास्ते बना लिए। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अनेक भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं थी। आरिकमेडु आधुनिक नाम है इसका, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही अवस्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी संस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं हैं, पश्चिमी भाग में नहीं है, ठीक है। यहाँ पूर्वी समुद्र तट जो है महत्वपूर्ण है, परंतु उत्तर में ताप्ती यानी दमन गंगा कहते हैं इसको, उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। दक्षिण में भीमा नदी और उत्तर में ताप्ती नदी के बीच का इलाका महाराष्ट्र, और उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा, उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटक के रूप में पहचाना जा सकता है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। तुंगभद्रा के उत्तर तुंगभद्रा नदी के ऊपर और दक्षिण में स्थित उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत तुंगभद्रा जो है उनके उत्तर और दक्षिण में स्थित, मतलब ये है कि तुंगभद्रा जो नदी है वो एक सीमा का काम कर रही है। उसके उत्तर और दक्षिण के दोनों जो इलाके हैं ये आपस में लड़ते रहते थे। उत्तर दक्षिण के युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने तुंगभद्रा ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया है। एक और बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई थी। एक और बादामी जो थे उनके चालुक्य और राष्ट्रकूटों को जो थे उनको तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई थी। मतलब ये जो उत्तर में रहते थे और इस तुंगभद्रा के दक्षिण में सत्ता फैलाने में इन चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को कठिनाई हुई थी। तुंगभद्रा की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी और पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार में कठिनाई हुई। इस तुंगभद्रा नदी के नीचे पल्लव और चोल रहते हैं। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य है। प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तटीय प्रदेश में आजकल केरल राज्य हैं। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। प्रायद्वीप जो है उसका समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। समुद्र का तटवर्ती पश्चिमी भाग, पश्चिमी इलाका जो है समुद्र से जुड़ा हुआ मालाबार तट कहलाता है। इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयाँ पैदा करते थे, क्योंकि इनके दर्रों को पार करना आसान नहीं था। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियाँ और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वत द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। देखिए उत्तर जो है, उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियाँ और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश जो है अरावली पर्वत द्वारा दो भागों में बटा हुआ है।
अरावली जो है बीच में पड़ती हैं और इसके द्वारा ही जो इस तरफ का क्षेत्र है वो दो भागों में बांटा हुआ है। कैसे? क्योंकि उत्तर में जो है वो सिंधु गंगा की नदी प्रणालियाँ और दक्षिण में विंध्य पर्वत, इन दोनों के बीच में है अरावली। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग पर थार मरुस्थल भूमि में पड़ता है। ठीक है, अरावली पर्वत से है, उससे पश्चिम का भूभाग जो है थार भूमि मरुभूमि में पड़ता है, पश्चिम का भूभाग। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में जान पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी, फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुद्यान थे जहां कहीं कहीं बस्तियां थीं और आरंभ काल से ही ऊँटों के सहारे इस मरुभूमि को पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी भाग। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग जो है दक्षिण और पूर्व के बीच का इलाका, दक्षिण पूर्वी भाग राजस्थान का जो है, मतलब जो अरावली के दूसरी तरफ रह जाता है, दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खेतरी की यानी तांबे की खदानें भी, खेतड़ी जो है खेतरी की तांबे की खदानें भी उस क्षेत्र में होने वाले ताम्र पाषाण युग में से ही बस्तियां बनती रही हैं। खेतड़ी जो है इम्पोर्टेंट है, खेतरी। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती हैं। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती हैं। गुजरात में 4 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। दक्कनी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर, पश्चिम और उत्तर के बीच के छोर पर, दक्कनी पठार के जब हम पाकिस्तान की ओर मुँह कर देते हैं तो वो पश्चिमोत्तर छोर बन जाता है। तो इस दक्कनी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ प्रायद्वीप भी शामिल है। ठीक है, इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफ़ी दंतुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने हुए हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य हैं, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान हैं। ये मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बंटा हुआ है। देखिए, गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य हैं। गंगा और यमुना इनके दक्षिण की ओर जाते हैं तो मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक, जो पश्चिम में चंबल नदी से, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक, पश्चिम की ओर, और पूर्व में सोन नदी है, दक्षिण में विंध्य पर्वत हैं और नर्मदा नदी है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। ये मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बंटा हुआ कहा जा सकता है या बांटा जा सकता है। पूर्वी भाग को ज़्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा हुआ मानते हैं हम, और गुप्त वंश के समय ईसा की 4वीं-5वीं सदियों में ऐतिहासिक महत्व मिला था इस पूर्वी भाग को जो विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, परंतु पश्चिमी जो इलाका है वो मध्य प्रदेश में मालवा का भूभाग शामिल है, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश या भीतरी प्रदेश था, इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की 1ली और 2री सदियों में शकों और सातवाहनों ने लड़ाइयाँ लड़ी। इस क्षेत्र पर मालवा क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की 1ली और 2री सदियों में शक और सातवाहनों ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, और 18वीं सदी में मराठा और राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, 18वीं सदी में ईसा की जो 1ली और 2री सदी हैं, उस 1ली-2री सदी में शक और सातवाहन जो है उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और 18वीं सदी में मराठा और राजपूतों ने भी इसी
मालवा क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। नदियों द्वारा कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार रूप वाला ये प्रदेश मतलब जो मालवा है नदियों द्वारा कहीं कहीं पर्वतों द्वारा, नदियों के द्वारा कहीं कहीं पर्वतों द्वारा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार रूप वाला प्रत्येक प्रदेश एक एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहाँ विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं को मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए यह आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सकें। शनही ही प्रत्येक प्रदेश ने ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण किया जिसकी अपनी अलग भाषा और जीवन पद्धति थी, परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंद आर्य भाषा में विकसित हुई। इसलिए इनमें बहुत तात्विक समानता दिखाई देती हैं। एक और भी महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वह समझी जाने लगी। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती। विंध्य पर्वत जो हैं पूर्व से पश्चिम के विंध्य प्रदेश जो है वो देश को, इन पूरे भारत को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती हैं। इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बन गई। ठीक, विंध्य पर्वत क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम तक मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बराबर बांटने का काम करती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो अलग अलग बना हुआ है वो इस विंध्य पर्वत श्रृंखला की वजह से बना हुआ, और वो ठेठ पश्चिम से लेकर पूर्व तक इस तरह से एक लाइन में चलती जाती हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते थे और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले इसके उत्तर में। दोनों के बीच विंध्य प्रदेश में आदिवासी लोग रहते थे। जहाँ वे आज भी हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं उनके तटवर्ती क्षेत्रों में आप्रवासी और व्यापारी लोग आ बसे। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्य की यह सीमा अलंघ्य नहीं है, मतलब लांघी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचते और दक्षिण के लोग उत्तर। संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में। धर्म प्रचारकों और सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतः ब्राह्मणों पर भी यही बात लागू होती है। दोनों ओर का आवागम निरंतर जारी रहा और इसने भारतीय सामाजिक संस्कृति के विकास में योगदान दिया। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थीं, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं थी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल से ही धातुओं और अन्य आम ज़रूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया था। प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। इन जंगलों के शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, लकड़ी के मकान और लकड़ कोट बनाए जाते थे। इनका अवशेष पाटलिपुत्र में मिलते हैं, जहाँ देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी। पाटलिपुत्र में मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर भी देश में उपलब्ध थे। शहरी भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों के बीच की नदी घाटियों में स्थापित हुई थीं। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन और दक्षिण भारत में अधिक संख्या में हुआ। तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा हुआ था। तांबे की समृद्ध खानें झारखंड के पठार में, विशेषकर सिंहभूम जिले में पाई जाती थीं। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है और पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ से तांबा निकाला जाता था। तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाले झारखंड के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूम और हजारीबाग के तांबे की इन खदानों का उपयोग किया जाता था। ठीक, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत से औजार मिले हैं। तांबे के विपुल भंडार राजस्थान के खेतरी खजानों में भी मिले हैं। खेतड़ी इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, गंगा यमुना दुआब से रहने वाले लोग प्राक वैदिक और वैदिक दोनों ही लोगों ने इनका किया था उपयोग।
क्षेत्रीय इलाके में तांबे के बहुत से शेल्ट यानी आदिम कुल्हाड़े पाए गए हैं। वे लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से पहले की अवधि के प्रतीत होते हैं। चूँकि तांबा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार किया जाने लगा। आज हम देश में टिन का उत्पादन नहीं होता है। प्राचीन काल में भी ये धातु कम उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हैं। चूँकि तांबे और टिन को मिलाने से कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल से ही कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु वे टिन का आयात हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु वे टिन का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे, और वह भी सीमित मात्रा में ही। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे औजार पश्चिम एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम ही मिले हैं। जो मिले हैं उनमें टिन की मात्रा कम है। अतः भारत के अधिकतर हिस्से में कांस्य युग अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार अधिकतर कांस्य के होते हैं, ठीक से आया ही नहीं। ईसवी सन के आरंभिक शतकों से ही भारत का घना संपर्क बर्मा और मल्य प्रदेशों के साथ कायम हुआ, जहाँ टिन के विपुल भंडार हैं। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा, विशेषतः दक्षिण भारत में बनने वाली देव प्रतिमाओं में। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था, क्योंकि हजारीबाग में पिछली सदी में मध्यकाल तक टिन के अयस्क को गलाने का काम होता था। भारत लौह अयस्क में समृद्ध रहा है। यह मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। कई बार अयस्क गलाने की विधि, धौंकनी का इस्तेमाल, इस्पात बनाने की कला सीख लेने पर युद्ध के काम में आने वाले लोहे का प्रयोग संभव हो पाया, परंतु लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जंगल को साफ करने और गहरी नियमित खेती करने में। मगध में ईसा पूर्व छठी चौथी सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण यही बताया जाता है कि इस प्रदेश में ठीक से लोहा उपलब्ध हो पाया था। मगध में ईसा पूर्व छठी चौथी सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ था मगध में, उसका कारण ये बताया जाता है कि यहाँ इस प्रदेश के ठीक दक्षिण में लोहा उपलब्ध था। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ही अवंती, जिसकी राजधानी उज्जयिनी में थी, ईसा पूर्व छठी पाँचवीं सदियों का महत्वपूर्ण राज्य बन गई। छठी और पाँचवीं सदियों का महत्वपूर्ण राज्य कौन बनी? तो वो बनी अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जयिनी, और बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करने से ऐसा संभव हो पाया था। सातवाहनों ने और विंध्य प्रदेश में उदित हुई अन्य सत्ताओं ने शायद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोह अयस्कों का इस्तेमाल किया था। आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। यही कारण है कि ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में सीसे के लिए सिक्के जारी किए थे। सीसा राजस्थान के जोमवार में भी प्राप्त किया गया होगा। हमारे देश में सबसे पहले के सिक्के, जिन्हें आहत या पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं, मुख्यतः चांदी के हैं। आहत सिक्के जो हैं, पंचमार्क्ड सिक्के जो हैं, चांदी के हैं। यद्यपि देश में ये धातु विरल मिलती हैं, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खदानें मौजूद थीं। अकबर के समय इन खदानों के उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। प्रचुर स्वर्ण कण नदी धाराओं से बने जमाओं से चुने जाते थे, जहां हिमालय से जल धाराओं में बहकर मैदान में आते थे। प्रचुर स्वर्ण कण जो होते हैं नदी धाराओं से बने जमाओं से चुने जाते थे, जहां वे हिमालय से जल धाराओं में बहकर मैदान में आते थे। ऐसे जमाओं को प्लेसर्स कहते हैं, मतलब वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके साथ सोने के छोटे छोटे कण। सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल से मिलता है। इन खानों से सोना निकाले जाने के बारे में हमें ईसा की 2री सदी के आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती।
ईसा की दूसरी सदी के आरंभ तक। प्राचीन काल में उपयोग लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य प्राप्त किया होता था, इसलिए स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5वीं सदियों में हुआ। पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलाते रहने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं था, इसलिए बाहर से सोने का आयात बंद होते ही स्वर्ण मुद्रा दुर्लभ हो गई। प्राचीन भारत में विशेषतः मध्य भारत, ओडिशा और दक्षिण भारत में भांति भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन भारत की जिन व्यापार वस्तुओं के लिए आयातित रहते थे। ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन भारत की जिन व्यापार वस्तुओं के लिए आयात रहते थे उन रत्नों का प्रमुख स्थान था, उनमें रत्न थे, वो प्रमुख स्थान थे रत्न। ठीक, अब देखते हैं कालक्रम। आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव। आज से 20 लाख और 1200 वर्ष पूर्व के बीच हिमालय के उत्थापन का अंतिम संस्तर। 1800 ईसा पूर्व कर्नाटक में सोने के भंडार का पता चला। 1800 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में खेतड़ी जो खेतरी है उसमें तांबे के क्षेत्र की प्राचीनतम तिथि मिलती है। पहली शताब्दी ईस्वी में जो है मानसून बरसाती पवन की दिशा की खोज हुई। अब हम बात करते हैं पारिस्थिति और पर्यावरण के बारे में, लेकिन अगले अध्याय में। धन्यवाद।